हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा है, जिसमें से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आधुनिक काल गद्य खंड में प्रकरण 2 आज हम पढ़ेंगे, गद्य साहित्य का आविर्भाव। जैसा कि हमने कल ही बताया कि गद्य खंड आधुनिक काल, जिसका शुक्ल जी ने समय संवत 1900 से 1925 माना है, इसके अंतर्गत सामान्य परिचय में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि किस प्रकार से गद्य का किस प्रकार से पहले का क्या विकास था, बाद का क्या विकास होता है, कैसे भाषा गद्य में आई, किस प्रकार से ब्रज भाषा गद्य में चली और इसके बाद खड़ी बोली को किस प्रकार अपनाया गया, उर्दू और खड़ी बोली में क्या दोनों में विरोध हुआ, अदालती भाषा के रूप में किसे अपनाया गया, किसकी तरफ प्रचार ज़्यादा हुआ, अंग्रेज़ों का रुझान किस तरफ था। इस सारी बातों को हमने सामान्य प्रकरण के अंतर्गत देखा है। आज हम गद्य साहित्य का आविर्भाव देखेंगे। तो सबसे पहले शुक्ल जी ने विषय वस्तु में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया है उसे हम देख लेते हैं। इसके बाद हम मूल टेक्स्ट पर आते हैं। तो प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव में शुक्ल जी ने इसमें हिंदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों का भाव, शिक्षापयोगी हिंदी पुस्तकें, राजा शिव प्रसाद की भाषा और राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवादों की भाषा क्या रही, फ्रेडरिक पिंकॉट का हिंदी प्रेस, राजा शिव प्रसाद की गुटका की हिंदी, लोकमित्र और अवध अखबार की भाषा, बाबू नवीन चंद राय की हिंदी सेवा, गारसा द तासी का उर्दू पक्षपात, हिंदी गद्य प्रचार में आर्य समाज का योग, श्रद्धा राम की हिंदी सेवा और हिंदी गद्य भाषा का स्वरूप निर्माण। तो इस प्रकार से इतने टॉपिक को शुक्ल जी ने गद्य का आविर्भाव में प्रकरण 2 इसमें संकलित किया है। इसे हम विस्तार से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि शुक्ल जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लाइन कि किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखे जाने लगी थी। इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कराए हैं। जैसा कि इसके पहले हमने आपको बता दिया है कि बनारस अखबार में उर्दू में कैसे ही हिंदी के जो नागरी अक्षर हैं उसको उसी नागरी अक्षर को उर्दू में ही लिखा जाने लगा, जो कि इसके पहले के प्रकरण सामान्य परिचय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। संवत 1913 में अर्थात बलवे के 1 वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाखापन का डर बराबर समाया रहता था। वह इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी ना सीखना पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। क्या किया कि उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है, तब एक जबान और का क्यों बोझ डालने से क्या फायदा। भाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहने सुनने वह हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे, यानी कि जो हिंदी में बात करते थे उन्हें लोग गंवारी बोली कहते थे। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते, यानी जब हिंदी की बात आती तो मुसलमान उसके खिलाफ हो जाते और कहते कि ये बोलने में मुश्किल है, लिखने में मुश्किल है, इसीलिए इसको हटा के सिर्फ उर्दू को ही एक भाषा कर दी जाए। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लगे ही गए और पंडित श्रीलाल, पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियां आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कूड़ा इत्यादि।
संवत 1909 और 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकली, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है। तो क्या उल्लेख है कि पंडित वंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल पुस्तक के मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसका हिंदी कालम का नाम था भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम था आबे हयात। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि वंशीधर ने आगरा से एक हिंदी उर्दू दोनों मिक्स जो है पत्र निकाला। उसमें हिंदी कालम का नाम रखा भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम रखा आबे हयात। इनकी पुस्तकें क्या क्या हैं? पहली पुस्तक है पुष्प वाटिका, गुलिस्ता के एक अंग का अनुवाद है इसमें, जो कि संवत 1909 की है। फिर इसके बाद है भारतवर्षीय इतिहास, संवत 1913 की है। नेक्स्ट है जीविका परिपाटी, अर्थशास्त्र की पुस्तक है, 1913 संवत की। जगत वृत्तांत, संवत 1915 की। पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई। गारसा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है, श्रीलाल को। और बिहारी लाल ने गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संवत 1919 में किया। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर वैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया। तो किसने किया? पंडित बद्रीलाल ने हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छाट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह, न्याय शास्त्र और उपदेश पुष्पावती नाम की 2 पुस्तकें और निकाली थी। यहाँ कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबों में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि प्रारंभ में राजा ने जो पुस्तकें बनाई उसमें बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी, उनमें उर्दूपन नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबों में दिखाई पड़ता है। तो राजा भोज का सपना जो है उसमें हिंदी ज़्यादा थी। तो वो कैसा है उसका हम एक नमूना देखते हैं कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम ना सुना हो। उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते हैं और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। सेना उसके समुद्र के तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। अपने मानव धर्म सार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी। इसका पता इस उद्धृत अंश से लगेगा कि मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्म शास्त्र है। उसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा है उसे जीव के लिए औषधि समझना। और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अति मान्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्मशास्त्र को ना जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। यानी कह रहे हैं कि हमारे देश के वासी मानव धर्मशास्त्र को इन्होंने जानना भी नहीं चाहा और लगभग उसके विरुद्ध सारा काम कर रहे हैं। मानव धर्मसार की भाषा राजा शिव प्रसाद की सुविकृत भाषा नहीं। प्रारंभ काल से ही वह ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पाठ्यपुस्तक थी उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा। तो गुटका जो कि साहित्यिक पुस्तक थी, ये थी राजा शिव प्रसाद की। इसमें उन्होंने क्या किया, थोड़ा संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का आदर्श बनाए रखा, ऐसी हिंदी का प्रयोग किया। संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा। यानी 1917 के बाद उनका भी झुकाव उर्दू की तरफ जाने लगा। जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। कह रहे हैं कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो बराबर बना ही नहीं रहा बल्कि समय के साथ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए, या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। यानी इसके 2 कारण हैं कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो कि सीधा हिंदी चाहते थे, एकदम बिल्कुल वो उर्दू को हटाना चाहते थे और हिंदी का अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, तो वो संवत 1917 के आसपास में उनका झुकाव खुद ही उर्दू की तरफ क्यों होने लगा। तो इस विषय में शुक्ल जी सोचते हैं कि इसका कारण है या तो
उस समय के अधिकांश शिक्षित लोगों को उर्दू की तरफ झुकाव देखकर भी उनका झुकाव हुआ होगा, या दूसरा चीज़ है कि अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर, क्योंकि उनका भी रुझान, जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनका भी रुझान उर्दू भाषा की तरफ जा रहा था। अधिकतर लोग शायद पिछला कारण को ही ठीक समझेंगे। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ठीक समझेंगे। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहेब ने लिखी, उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए है। इतिहास तिमिर नाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में जो संवत 1864 की लिखी है, राजा साहेब ने साफ लिखा है कि मैंने बैताल पचीसी की भाषा का अनुकरण किया है। यानी अंग्रेजी, इन्होंने इतिहास तिमिर नाशक भाग 2 में अंग्रेजी में भूमिका लिखी है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने बैताल पचीसी की भाषा का अनुकरण किया है। अब आगे देखते हैं। लल्लू लाल जी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि बैताल पचीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है, यानी कि लल्लू लाल जी की जो बैताल पचीसी है उसके विषय में पहले ही शुक्ल जी ने बता दिया कि इसकी भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नाम जिस लेख में निरूपण किया, वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। अतः उसका कुछ अंश नीचे दिए जा रहा है। तो क्या अंश है कि हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आम फहम और ख़ास पसंद हो, अर्थात जिनको ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं। और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज़ गैर मुल्क के शब्द काम में ना लाने चाहिए और ना संस्कृत की टकसाल कायम करने के लिए नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करना चाहिए, जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाए। अर्थात यह कि उस अर्थ का कोई शब्द हमारी जवाब में नहीं है, यह जो है अच्छा नहीं है, या कविताई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई और ख़ास ज़रूरत साबित हो जाए। तो इस प्रकार से इनका नमूना रहा। आगे है कि भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहेब ने किया, राजा साहेब उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है, पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी ज़रूरत, जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर रहते हैं। ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार राजा साहेब ने कहा कि जो अभी इसके पहले का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया कि जो हमें भाषा रखनी चाहिए वो आम लोगों की जानकारी वाला रखना चाहिए, जो लोगों में प्रचलित हो, जो लोगों को समझने में आसानी हो, पर वो ऐसे शब्द खुद ही रख रहे हैं जैसे आम फहम, खास पसंद, इल्मी ज़रूरत, जो कि संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान ऐसे शब्दों से काफ़ी दूर रहते हैं। ये फारसी के शब्द हैं। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृत परंपरा से होता है, ये शुक्ल जी का कथन है। ये भी कई बार इनके कई प्रकरण में ऐसे सेंटेंस से मिलता जुलता सेंटेंस प्रयुक्त हुआ है। तो इसे याद रखिए कि शुक्ल जी क्या कहते हैं कि किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृत का त्याग करके नहीं चल सकती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाषा के संबंध में संस्कृत को जोड़ते हुए शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृत का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार, व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप, रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में राजा प्रजाहितैषी नाम का एक पत्र आगरे से निकाला और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद बहुत ही सरल और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंखें खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि प्रजाहितैषी नाम का एक पत्र आगरे से निकला, जिसमें
1919 में विज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद बहुत ही सरल और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में लोगों की जो बंद आंखें थी वो फिर से खुली, और इस प्रकार राजा साहब ने इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। तो क्या रखी कि अनुसुईया हौले प्रियवंदा से सखी, मैं भी इस सोच विचार में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों की विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुम अपने को कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। तो इस प्रकार से उस समय राजा साहब ने यह जो है इस प्रकार से अपनी भाषा को जनता के सामने रखा। यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हुए है। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट रूप में प्रकट किया। तो क्या प्रकट किया कि हमारे मत में हिंदू और उर्दू दो बोली न्यारी है। ये इम्पोर्टेंट कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी पारसी के, परंतु कुछ आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए और ना उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। तो ये पूरा का पूरा जो राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उसमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तर भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकॉट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। देखिए आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि पिंकॉट कुछ अच्छा काम किए होंगे, तभी उनका स्मरण हमें रखना चाहिए। इनका जन्म संवत 1893 में इंग्लैंड में हुआ। इन्होंने प्रेस के कामों को बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी के विशाल छापे खाने के मैनेजर हुए। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। संस्कृत की चर्चा पिंकॉट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे, इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। पिंकॉट साहब जो थे वो संस्कृत का अध्ययन कर चुके थे। इसके उपरांत इन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठे इन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छापने लगे। यद्यपि इन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिंदी है। अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर की जाएगी। यानी पिंकॉट को आप जो विस्तार में देखेंगे वो भारतेंदु काल में देखेंगे। संवत 1947 में उन्होंने उपर्युक्त एलन कंपनी से संबंध तोड़ा, जिसमें वो मैनेजर थे, और गिलबर्ट एंड रिविंगटन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आयन सौदागरी उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन पिंकॉट साहब करते थे। उन्होंने इसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे। यानी आयन सौदागरी जो कि उर्दू में पत्र निकलता था, उसमें उन्होंने कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे लिखते थे, यानी पिंकॉट स्वयं लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। यानी जो उन्होंने हिंदी कॉलम बनाया था उसमें हिंदुस्तान और आर्य दर्पण, भारत मित्र पत्र का भी कुछ उद्धरण उसमें दे दिया जाता था। पिंकॉट जो थे वो भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकॉट साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहाँ के पत्रों में लिख लिख कर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1952 में वे रिया घास की खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, जिससे रिया घास ऐसा
चीज़ है जिससे बहुत अच्छे कपड़े, जिसके रेशों से अच्छे कपड़े बनाए जाते थे। पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला, यानी उनको भारत से इतना प्रेम था कि उनका शरीर भी यहीं के मिट्टी में मिला। संवत 1919 में राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा। तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए। जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा तो उन्होंने इसकी भाषा देखकर बहुत ही प्रशंसा व्यक्त की और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य की भूमिका के रूप में। देखिए उसमें वो क्या कहते हैं कि फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू या हिंदुस्तानी के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो गई। पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी यह भाषा कही जाती है इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका, जो कि भाषा का आदर्श हिंदी रखा। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ। संवत 1919 और 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले। प्रजा हितैषी का उल्लेख हो चुका है। संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आगरे से निकला था, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लोकमित्र जो निकलता था उसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो अवध अखबार उर्दू में निकलने लगा था उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे। संवत 1920 से 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराईं। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ कोर्स में रहीं। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वालों में ये मुख्य थे। शिक्षा प्रचार के साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। यानी सामान्य परिचय में हमने राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विषय में भी देख लिया है। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली। संवत 1924 में उनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, आपको यह भी याद रख लीजिए यहाँ से कि नवीन चंद्र की ही है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञानपूर्ण लेख रहा करते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में वे सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे। नवीन चंद्र राय ये हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से सदा बचाते रहे, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे है कि हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिव प्रसाद को कह रहे हैं। पंजाब में हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिव प्रसाद को। विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा स्थापित थी। संवत 1923 उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खान ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खां साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ ना होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं है। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि वे अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। यानी हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि वह अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं नवीन चंद्र जी ने, उन्होंने क्या कहा कि उर्दू में
आप गद्य पद्य में रचनाएं नहीं कर, छंदोबद्ध रचना नहीं कर सकते। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए हिंदी का बनाए रहना बहुत आवश्यक है। आगे है कि नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब के पुराने हामी, हिंदू के पक्के दुश्मन गारसा द तासी, जो कि फ्रांस में बैठे, बहुत झल्लाए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्ष मंडन किया। तो आपको याद रखना है कि गारसा द तासी जो हैं वो उर्दू के पक्षपाती थे तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। अभी यह फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा और बीम्स साहब का हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश किया और जो बचे खुचे शब्द रह गए उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इस प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इस तरह की बातें कहता। तो देखिए गारसा द तासी जो कि फ्रांस में रहता था उसे किस तरह से चिढ़ थी, ऐसा शुक्ल जी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने नवीन चंद्र को कट्टर हिंदू कहा, किस प्रकार से उर्दू का समर्थन किया। आगे है कि सर सैयद अहमद का अंग्रेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव था, यह पहले कहा जा चुका है। संवत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष यहाँ पर है हैवल, अध्यक्ष हैवल साहब ने अपनी राय यह जाहिर की कि यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदी बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, ना कि ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। यह किसने कहा? हैवल साहब ने कहा। हैवल साहब, इसमें स्पष्ट नहीं दिया गया इसीलिए हम अपनी पुस्तक से इसको देखकर बता रहे हैं। इसमें हैवल साहब ने कहा। आगे है, इस राय को गारसा द तासी ने बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया। इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में जब यह विवाद हुआ कि देसी जबान हिंदी को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कोई वक्ता उठकर बोले। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ कि अधिकांश जनता, विशेषता गांव की, जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित है, बहुत कष्ट उठाती है। इसमें हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वाले में से किसी ने कहा कि केवल अक्षर नागरी के रहें और कुछ लोगों ने कहा कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। इस पर भी गारसा द तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। तो देखिए ये जगह जगह रास्ता खोज रहे थे हिंदी के पक्षपाती का उपहास उड़ाने। इसी काल में इंडियन डेली न्यूज के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई। उसका भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए थे, यानी उस सब जगह जिम्मा ले लिए थे कि हमें उर्दू को ऊपर उठाना और हिंदी को बदनाम करना है। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते, जो कि हमारे अक्षर हिंदी वाले बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। हिंदी वाले सभी कमेंट करके बताएं कि हिंदी लिखने में कितनी अच्छी लगती है, सबसे सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से दिखाई देती है हिंदी। शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगंबरी एकेश्वरवाद की ओर नव शिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और संवत 1920 में उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्य प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित किया। वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की और सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया गया। तो इसमें देखिए अब स्वामी जी भी, यानी कि जो उस समय के ऋषि मुनि थे, उनको भी अपनी भाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आना पड़ रहा था। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश जो इनकी बहुत ही अच्छी पुस्तक है उसमें इन्होंने अपनी भाषा हिंदी रखी और इसे आर्य भाषा कहा और आर्य समाज नाम की संस्था स्थापित की
जिसमें आर्य भाषा यानी हिंदी भाषा को पढ़ना आवश्यक ठहराया गया। ऐसा सरस्वती दयानंद के द्वारा प्रयास किए गए। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार तेजी से हुआ। तो कहाँ कहाँ हुआ? पश्चिमी जिलों और पंजाब में। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क में पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है वह इन्हीं के बदौलत यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की बदौलत ही। संवत 1920 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभा विद्वान श्रद्धा राम फुल्लौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणबीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। पंडित श्रद्धा राम जी तुरंत संवत 1920 में कपूरथले पहुंचे और उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्धा हो गए। पंजाब में सब छोटे बड़े स्थानों में घूमकर पंडित श्रद्धा राम जी उपदेश और वक्तृताएं देते तथा रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनाते। उनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते और आदमियों की भीड़ बढ़ती चली गई। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था। उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की और उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी, पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहुत सी बातें कह और लिख जाते थे जो कट्टर अंधविश्वासों को खटक जाती थी और कुछ लोग इन्हें नास्तिक कह देते थे, पर जब तक वे जीवित रहे सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते रहे। तो इस प्रकार से इनकी सभी रचनाओं के विषय में बात हुई और किस प्रकार से श्रद्धाराम फुल्लौरी जी को पंजाब के हिंदू धर्म स्तंभ मानने लगे। आगे है कि पंडित श्रद्धा राम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा। वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी, जिसे संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र लिखा था जो कहीं खो गया। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। तो ये श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का उपन्यास का भी चर्चा इसमें हुआ। आगे कि अपने समय के वो सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के 2 लेखक हैं, एक काशी में दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। राजा शिव प्रसाद आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे। उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुंचाई। यानी शिव प्रसाद जैसा कि बदल चुके थे, वो उनका रुझान उर्दू की तरफ चला गया था। जब तक वो आम फहम और खास पसंद की भाषा के उपदेश देते रहे तब तक हिंदी अपना रूप स्थिर कर चुकी थी। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावता जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था, जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था। तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पढ़कर कब तक रुका रहता। सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देशी भाषाओं में अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी। उनकी सगी बहन होकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ वह कैसे चल सकती थी, जबकि यूनानी और लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देशी भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं। तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा
यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत के ही कुटुंब की हैं, उसी के प्राकृत रूपों से निकली हैं। ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती थी। राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते, उसमें ऐसी शक्ति का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु के उदय के विषय में आपको ज्ञात हो गया। इस पूरे प्रकरण में हमने जाना कि किस प्रकार से गद्य साहित्य का आविर्भाव हुआ, किस प्रकार से दो विदेशी लेखक जिसमें पिनकार्ट हैं जो हिंदी के समर्थक रहे हैं और जो तासी हैं वो किस प्रकार से उर्दू के समर्थक रहे, हिंदी के विरोधी रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस प्रकरण में देखा। और हिंदी साहित्य को पढ़ने का मतलब यही है कि आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो तो आपको आसानी होगा ही, क्योंकि इसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण लेखक और ग्रंथों के उनके नाम दिए गए हैं। पर एक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप होगी कि कैसे, क्या कारण रहा है, क्या उसके पीछे की कहानी रही है, कैसे गद्य ब्रज भाषा पद्य से गद्य में आई और गद्य में वो काफ़ी ज़्यादा टिकी नहीं, आगे खड़ी बोली में गई, कैसे उस समय की अदालती भाषा उर्दू थी, किन किन लेखकों ने अपना समय दिया, अपने उसमें किन किन ऋषि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी सहायता किया कि गद्य की भाषा जो है, जो हमारी साहित्य की भाषा है, जो अदालती भाषा है, वो हिंदी ही रहे। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कितना अपना योगदान दिया, ये सारी चीज़ें हमें इस किताब से पढ़ने से ही पता चलती है। अगर आप सिर्फ वन लाइनर ही पढ़ते रहेंगे तो ये कभी आप जान नहीं पाएंगे, और जो एग्ज़ाम के अदर इंटरव्यू वगैरह में जब आपको बताना पड़ेगा या किसी को समझाना पड़ेगा तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके पहले की जो भूमिका बनती है, जो कहानी बनती है, वो हमें नहीं पता होती। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।